दोस्तों, आज की इस नई स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आप लोग प्लीज़ कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ कहानी सुनने से पहले जल्दी से कहानी को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़। चलिए फिर ये मज़ेदार सी कहानी सुनना शुरू करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए। चलिए फिर। एक बड़े से हॉल में इस वक्त चहल पहल थी। हर तरफ लोगों का जमावड़ा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ मौजूद थे। बड़ी बड़ी नीली आंखें, खूबसूरत सी नाक, सुंदर सा होंठ, उम्र से कुछ 27-28 साल के आसपास, सूट बूट में पैर पे पैर चढ़ाए बैठा था। आसपास के सब लोगों में ये जानने का उत्साह था कि आखिर ये अवार्ड किसे मिलेगा, लेकिन उस शख्स को अपनी मेहनत का पूरा भरोसा था कि ये उसे ही मिलेगा। फिर भी उसकी आंखों में एक अलग दर्द और उदासी छाई हुई थी। उसे इस बात का कोई भी उत्साह नहीं था। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की जिद की वजह से आया था, वरना वो यहाँ नहीं आता। तभी होस्ट ने अनाउंस किया, एंड द अवार्ड गोज़ टू मिस्टर सारांग सूर्यवंशी। सारांग कोट ठीक करके स्टेज पे गया और अवार्ड ले लिया और फिर माइक को हाथ में लेकर अवार्ड को देखते हुए बोला, इस मतलबी दुनिया के सामने अगर डटे रहना है तो दौलत को अपनी मुट्ठी में लेकर घूमो। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। सारांग स्टेज से नीचे उतर गया और बाहर को निकल गया। उसके पीछे उसके गार्ड्स भी मौजूद थे। तभी गाड़ी में बैठते ही सारांग का फ़ोन बजा, जिस पर माँ फ्लैश हो रहा था। सारांग, माँ, ले लिया मैंने अवार्ड, सुजाता जी घबराई हुई आवाज़ में बोली। सारांग बेटा, आरुष नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। सारांग हैरानी से, व्हाट, कहाँ गया वो, और आप कहाँ पे थी? सुजाता जी रोते हुए, मैं स्कूल से लेने गई थी। जब तक मैं गेट से बाहर आई वो पता नहीं कहाँ चला गया। गार्ड्स ने भी सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। सारांग ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया और पुलिस कमिश्नर को कॉल लगाया। हेलो कमिश्नर सर, मेरा बेटा आरुष कहीं नहीं मिल रहा। आप पूरी टीम लगा दीजिए, लेकिन वो सही सलामत मुझे चाहिए। कमिश्नर, डोंट वरी सारांग, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। सारांग, सर, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सारांग की गाड़ी उसके मेंशन के बाहर रखकर रुकी। अंदर सुजाता जी सोफे पे बैठी रो रही थी। उनके साथ उनकी देवर देवरानी विनेश और विनीता जी उन्हें संतावना दे रहे थे। सारांग को देखकर सब खड़े हो गए। सुजाता जी उसकी ओर दौड़कर आई और बोली, कुछ पता चला? आरू कहाँ है? सारांग ने ना में गर्दन हिलाई तो वो रोती हुई सोफे पे गिर गई। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। सारांग, जल्दी ढूंढ उसे। सारांग, माँ शांत रहिए, कुछ नहीं होगा उसे, मिल जाएगा वो। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो ढूंढ रहे हैं उसे। विनेश जी, भाभी धैर्य रखिए। सारांग को भी चिंता है आरुष की, आखिर वो उसका बाप है। सारांग ने अपने सभी सोर्सेस को आरुष को ढूंढने के लिए लगा दिया। आरुष सूर्यवंशी, सारांग सूर्यवंशी का 4 साल का बेटा है, जो कि छुट्टी के समय गेट से बाहर आने से पहले ही गायब हो गया। दूसरी ओर हॉस्पिटल के बेड पे एक लड़की लेटी हुई थी। उसे हर तरफ से मशीनों ने घेर रखा था। उसके हाथ पर भी सिरिंज लगी हुई थी और चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क था। उसका चेहरा मुरझाया सा था। उसकी उम्र भी लगभग 24-25 की लग रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आए, जहां 4 से 5 लोग खड़े थे, जिनमें से एक औरत और 3 आदमी थे। डॉक्टर, आपको ये लड़की कहाँ मिली? औरत, डॉक्टर, मैडम, हम लोग तो वहाँ से जा रहे थे। ये शायद अपने बेटे को लेने जा रही थी, लेकिन अचानक से गाड़ी आगे आने की वजह से ये उसे रोकने लगी और उसकी ओर दौड़ी। अपने बेटे को तो इन्होंने बचा लिया, लेकिन इनका एक्सीडेंट हो गया। उसे हल्की चोट भी आई है, लेकिन एक्सीडेंट देखकर वो बेहोश हो गया है, पर इनका हमें नहीं पता। डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन ये केस इतना भी साधारण नहीं। इस लड़की की हालत बहुत नाजुक है और ये माँ बनने वाली है, और एक्सीडेंट की वजह से इनका मिसगैरेज हो गया है और हालत भी बहुत नाजुक है। हमें जल्दी से जल्दी पुलिस और इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। उस औरत के साथ खड़ा उसका पति बोला, मैं एक पुलिस वाला ही हूँ। मैंने उस समय जो
सही लगा वो किया, और मैंने उस एरिया की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। डॉक्टर वहाँ से आरुष जिस वार्ड में था वहाँ पर चले गए। डॉक्टर रिया अंदर आकर दूसरे बेड से, अब कैसी हालत है इस बच्चे की? ये तो डॉक्टर अंजलि, क्या हुआ? आप इस बच्चे को देखकर चौंक क्यों गई? रिया, ये तो आरुष सूर्यवंशी है, सारांग सूर्यवंशी का बेटा। लेकिन ये यहाँ, इसका मतलब कि अंजलि, आप जानती हैं इसे? रिया, हाँ, मेरे भाई की फ्रेंड है मिस्टर सूर्यवंशी, और ये तो उनका बेटा है। हमें जल्दी से जल्दी उन्हें इन्फॉर्म करना होगा, वरना प्रलय आ जाएगा। रिया ने तुरंत अपने भाई को कॉल लगाया, जो कि सारांग का दोस्त था विहान। रिया, मैं तुझसे अभी बात नहीं कर सकता, आरुष पता नहीं कहाँ चला गया है। भाई मेरी बात सुनिए, आरुष हॉस्पिटल में है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। लेकिन कैसे? वो यहाँ पहुँचेंगे तब सब बता दूंगी भाई, आप आइए यहाँ जल्दी से जल्दी। विहान ने फ़ोन कट कर दिया और सारांग के पास गया, जो कि इस वक्त कंट्रोल रूम में हर तरफ की फुटेज देख रहा था स्कूल के रूट की। विहान, सारंग, आरुष का पता चल गया है। सारंग, कहाँ है वो? विहान रहते हुए बोला, वो हॉस्पिटल में है, रिया ने बताया। सारांग, किसने किया ये सब? जिसने भी सारांग सूर्यवंशी के बेटे को चोट पहुंचाने की जरूरत की है, उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। सारांग तुरंत बाहर निकल गया और पीछे ही विहान भी उसका नाम पुकारते हुए दौड़ पड़ा। सारंग और विहान हॉस्पिटल पहुंचे तो एक वार्ड पे बिस्तर पर आरुष लेटा हुआ था, जो कि इस वक्त बेहोश था। सारंग अपने बेटे को ऐसे देखकर उसकी ओर दौड़ा। आरू पीछे ही विहान भी था। सारंग, किसने की है मेरे बेटे की ये हालत? डॉक्टर्स को बुलाओ जल्दी, कॉल देम राइट नाउ। सारंग, दिमाग ठीक रख, 1 मिनट, सब पता चल जाएगा, लेकिन तेरी आवाज़ से आरुष उठ जाएगा, विहान ने कहा। सारंग और विहान बाहर आ गए तो रिया भी वहीं पहुंच गई और उन दोनों को सब कुछ बता दिया। वो लोग जो उन दोनों को हॉस्पिटल लाए थे वो फिर बोले, सर, जिस तरह से उस लड़की ने आपके बेटे की जान बचाई थी, हमें लगा कि वो उसकी माँ। सारंग ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और गुस्से से दहक उठा। सेटअप, वो कोई उसकी माँ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। आइंदा से यूँ ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाने से पहले 100 बार सोच लेना। रिया, सारंग भाई, दरअसल वो लेडी प्रेग्नेंट थी और आरुष को बचाने की वजह से उनका मिसगैरेज हो गया है, तो उसे जितने पैसे की ज़रूरत हो दे देना, बट कीप दिस इन माइंड कि वो लड़की व्हाटएवर जो भी है मेरे बेटे के आसपास दोबारा नज़र ना आए, कहकर आरुष के रूम में चला गया। रिया ने हाँ में गर्दन हिलाई तो जो औरत उस लड़की को वहाँ पे लाई थी वो बोली, कमाल का इंसान है ये, अपने बेटे के आगे इसे कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे, उस माँ ने अपने बच्चे को खो दिया उसके बच्चे के चक्कर में, और ये एटीट्यूड दिखा रहा है। ये अमीर अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं। अरे, क्या उस लड़की के मरे हुए बच्चे को इसके पैसे वापस ला सकते हैं क्या? उसका पति जो कि पुलिस वाला था वो बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता ना, तो चुप रहो। आरुष को जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करवा कर सारंग और विहान घर में पहुँचे। आरुष अब भी सारंग की गोद में ही था। आरुष को इस तरह से देखकर सुजाता दी दौड़ के उसके पास पहुंची। क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये इस तरह से क्यों है? विहान, आंटी, ही इज़ फाइन, सो डोंट वरी। सुजाता जी, लेकिन इसे हुआ क्या है जो ये इस तरह से आंख बंद किए हुए है? रजत जी, सारंग, विहान, कुछ तो बताओ, आरुष ठीक है कि नहीं? विहान, डोंट वरी अंकल, ये ठीक है। सारंग ने आरुष को सुजाता जी की गोद में दिया और सोफे पे सारंग से आरुष को सुजाता जी ने अपनी गोद में लिया और सोफे पे बैठ गई। अब इंजेक्शन का असर ख़त्म हो गया था तो आरुष ने धीरे धीरे आंखें खोलकर टुकुर टुकुर अपनी दादी को देखने लगा। आरुष, दादी, आप लोग क्यों लए हो? सुजाता जी ने जब अपने पोते की आवाज़ सुनी तो उनके गाल और माथे पे किस कहते हुए बोली, आरू, मेरे बच्चे, आप ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा?
आरुष उठकर ठीक से उनकी गोद में बैठ गया। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। सारांग भी उनके पास आकर सोफे पे बैठ गया और उससे बोला, आप ठीक हो ना आरू? आरुष ने हाँ में गर्दन हिला दी। सारांग, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपको मैंने कितनी बार समझाया है ना कि दादी या फिर घर से किसी के आए बिना आप गेट से बाहर नहीं निकलेंगी। फिर ऐसा क्यों किया आपने? पता है सब कितना डर गए थे। सुजाता जी, सारांग शांत रहे, वो बच्चा है, उसे कुछ खा तो लेने दे। सारांग, नहीं, मुझे ये अभी ही जानना है कि आखिर ये बिना किसी के यूं ही स्कूल के गेट के बाहर क्यों भाग गया था। बताओ आरू। सुजाता जी, आरू बेटा, ऐसी गलत बात होती है ना जब तक कोई बड़ा लेने नहीं आए तो। अगर आपको कुछ हो जाता तो। आरुष, दादी, मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि मैं बैड बॉय हूँ, इसीलिए मेरे पास मम्मा नहीं है, सिर्फ पापा ही हैं। और जिसके पास मम्मा होती हैं वो अपने बेबी से बहुत प्यार करती हैं, और जब उनको कोई चोट आती है ना तो पापा से पहले मम्मा आती हैं। तो मैं स्कूल के बाहर आ रहा था ना, तो किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया, और एक एंजल मम्मा आई और उन्होंने मुझे गाड़ी के नीचे आने से बचा लिया, और फिर मैं अब आपकी गोदी में हूँ। एंजल मम्मा ने ही मुझे यहाँ छोड़ा ना। सारांग गुस्से से चिल्लाया, आरुष, कोई मम्मा मम्मा नहीं है यहाँ तुम्हारी, और यूं ही किसी को अपनी मम्मा कहना बंद करो। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसे बच्चे पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। देखो आरू बेटा, सुजाता जी ने सारांग को हाथ दिखाकर चुप रहने को कहा। तभी अपने कॉलेज के ऑफ जाने पर दो 22 साल के जुड़वा से दिखने वाले लड़के अंदर आए, अर्थ और समर्थ सूर्यवंशी। हे गाइस, क्या चल रहा है यहाँ? और आज ही हमारा लिटिल हीरो ताई जी की गोद में क्यों? सबका ध्यान उनकी तरफ गया। सुजाता जी, आरू बेटा, जाओ दोनों चाचू के साथ उनके रूम में, दादी आप सबके लिए टेस्टी टेस्टी लंच लाएंगी, ओके? समर्थ बिहान के कान में, यहाँ का माहौल थोड़ा अलग लग रहा है, सब ठीक तो है ना? बिहान, अभी तो तू आरुष को लेकर ऊपर जा, बाद में मैं सब बताता हूँ। समर्थ ने हाँ में गर्दन हिलाई और सुजाता जी की गोद से उसे ले लिया। चलो माई हीरो, हम गेम खेलेंगे। आज कौन सी खेलनी है? आरू, जो अर्थ चाचू को नहीं आती होगी। अर्थ उसे घूरता है और तीनों ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। समर्थ हंसते हुए, ओके चलो फिर। जैसे ही वो तीनों अंदर गए और दरवाज़ा बंद किया, तभी सारांग बोला, चल विहान, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुजाता जी, कोई कहीं नहीं जाएगा। सारांग, मुझे काम है ऑफिस में, मैं रुक नहीं सकता। सुजाता जी, रुकना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल तेरे बेटे का है। आज फिर वही बात हुई। आखिर कब तक उसके स्कूल बदलता रहेगा? बाकी बच्चों की बातों में तो आएगा ही वो, आखिर वो भी चंचल मन का है। सारांग, माँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे के लिए हैं बस, और किसी की ज़रूरत नहीं। सुजाता, ऐसा तुझे लगता है सारांग, तुझे एक पत्नी की ज़रूरत है कि नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन आरुष को एक माँ की ज़रूरत है। सारांग पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए, नहीं है उसे माँ की ज़रूरत। आप समझती क्यों नहीं? आप है, मैं हूँ, चाची हैं, चाचू हैं, उसके लिए तो क्या ज़रूरत है? सुजाता जी चिल्लाते हुए, तू क्यों नहीं समझता? हम आज हैं कल नहीं हैं, हर वक्त तू भी उसके साथ नहीं रह सकता। वो बोलता नहीं, कम से कम उस मासूम की आंखें ही पढ़ ले, लेकिन अगर तू एक माँ होता तो ज़रूर समझता। तभी उनकी सांसें फूलने लगी तो विनीता जी ने उन्हें सहारा दे के सोफे पे बिठाया। दीदी शांत हो जाइए। सुजाता जी हाँफते हुए, तुझे मैं 1 हफ्ते का वक्त दे रही हूँ फैसला करने के लिए। अगर खुद से उसके लिए माँ ढूंढ लिया तो ठीक, वरना मैंने पहले ही तेरे लिए अपनी दोस्त की बेटी सरगम को तेरे लिए तय कर लिया है। उसका डाइवोर्स हो चुका है और कोई बच्चा भी नहीं है। अगर तुम किसी को चुन लो तो ठीक, वरना तेरी शादी में सरगम से करवा दूंगी। सारांग बिना उनकी ओर देखे गुस्से से बाहर निकलने लगा और पीछे बिहान भी। तो सुजाता जी बोली, और एक बात,
अगर ये सारंग सूर्यवंशी है तो मैं इसकी माँ हूँ सुजाता सूर्यवंशी, जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ। दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। सारंग गुस्से से ड्राइव कर रहा था। बिहान उसे शांत करवा रहा था, लेकिन सारंग का सारा गुस्सा स्टीयरिंग पर कसते हुए बिहान को साफ दिख रहा था। बिहान, सारंग देख, आंटी ने यूं ही कह दिया है, तू अपने गुस्से पे काबू रख। सारंग, तूने देखा नहीं कैसे धमकी दी है माँ ने मुझे, वो ऐसा कर भी कैसे सकती हैं। लेकिन मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, ऐसा कभी नहीं, कभी भी नहीं होने दूंगा। बिहान, पर अभी तो सिर्फ उन्होंने कहा ही है, कौन सा तेरी शादी करवा रही हैं। सारंग ब्रेक लगाकर, अभी मेरा दिमाग ख़राब है, चल बाहर निकल और टैक्सी लेकर जा। विहान, ओके, तू शांति ही चाहता है ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर प्लीज़ यार गाड़ी से मत निकाल। सारंग ने फिर गियर लगाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी इस स्क्वेयर के सामने रुकी, जो कि उसी का ऑफिस था। बाहर आकर उसने कोट ठीक किया और आंखों पे चश्मा चढ़ाकर अंदर की ओर बढ़ गया। सब लोग उसके आने से उसे विश करने लगे, जबकि सारंग ने किसी को कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो उसके चेहरे को देखकर सब पहचान गए कि आज सारंग का मूड बिगड़ा हुआ है। पीछे पीछे बिहान भी सबको गर्दन ना में हिलाकर कुछ भी बात करने के लिए मना कर रहा था। तो सब चुपचाप काम करने लगे। सारंग को काम करते हुए देख सारंग को काम करते हुए दोपहर से रात हो चुकी थी, लेकिन सारंग ने अपने आप को काम में इतना झोंक दिया था कि उसे किसी बात का भी होश नहीं था। उसने किसी को भी अंदर आने से मना किया था, लेकिन अब जब रात के 10 बज चुके थे तब तक भी वो काम कर रहा था। घर में आरुष तो अर्थ समर्थ के साथ मस्ती करते हुए सो चुका था और रजत जी और विनीता जी भी अपने कमरे में जा चुके थे। सुजाता जी ने सबको बोल तो दिया था, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर सारंग उनका इकलौता बेटा जो था, जिसकी तकलीफ़ वो अच्छे से समझती थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बिहान ने सारंग के कैबिन का डोर नॉक किया। 2-3 बार ऐसा करने पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो खुद ही अंदर चला गया। सारंग बिना ऊपर देखे, मैंने कहा था ना अंदर कोई नहीं आएगा। बिहान, तो क्या तू सारी रात यहीं बैठा रहेगा? 10 बज चुके हैं रात के और अब तक तो काम ही कर रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, घर पर आरुष वेट कर रहा होगा। सारंग काम करते हुए, अर्थ को मैंने पूछा था, वो सो चुका है। बिहान, पर रात में तू उसे अपने पास चाहिए होता ही है, तुझे मालूम नहीं क्या? सारंग उसकी ओर देख, मुझे क्या मालूम है क्या नहीं, उसकी फिक्र मत कर और घर जा। विहान, तुझे भी चलना ही पड़ेगा, समझा? सुबह से तेरे पीछे दौड़ रहा हूँ, इस चक्कर में अपनी गाड़ी भी नहीं लाया। चुपचाप घर चल और मुझे भी लेकर चल। सारंग, तो मैंने नहीं कहा था मेरे पीछे आने के लिए? टैक्सी ले और जा। विहान, पर यार मुझे रिया को भी हॉस्पिटल से पिक करना था, अब गाड़ी नहीं लाई तो मैं क्या करूँ? वो तो यूं ही भटकती रहेगी ना। सारंग फाइल को टेबल पर रख कर उठ गया। चल, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिया को लेना था, वरना तेरे लिए तो कभी नहीं चलता। विहान ने मुंह बनाया और उसके पीछे चला गया। दोनों बाहर आए और हॉस्पिटल की ओर चले गए। हॉस्पिटल के बाहर दोनों गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे थे। सारंग, फ़ोन लगा उसे, कब तक आने वाली है? 10 मिनट से ऊपर हो गया। विहान, कब से लगा रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा। आई थिंक बैटरी नहीं होगी। तभी पुलिस की एक के बाद 1-2 गाड़ियाँ हॉस्पिटल में चली गई। विहान, पुलिस वो भी इस वक्त? सारंग, कोई आया होगा पुलिस केस से रिलेटेड पेशेंट, तो उन्हें आना पड़ा। उन दोनों का इंतज़ार करते हुए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अब तक रिया बाहर नहीं आई थी। विहान, तो यहीं रुक, मैं अंदर से होकर आता हूँ। सारंग, जा। विहान अंदर गया। जिस फ्लोर पे रिया की ड्यूटी थी उसी फ्लोर पे वो पहुंच गया। विहान, ये इतनी पुलिस यहाँ क्या कर रही है? वो जब आगे बढ़ा तो पुलिस रिया से ही पूछताछ कर रही थी। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। रिया ने भी विहान को देख लिया और पुलिस को भी वो अच्छे से पहचानता था। विहान, ये सब क्या हो रहा है? रिया, भाई आप कैबिन में जाके मेरा वेट करिए, मैं आ रही हूँ। विहान ने हाँ में गर्दन हिलाई और
जाकर कैबिन में बैठ गया। उसने फ़ोन निकाला और सारांग को कॉल किया। हेलो सारांग, तू घर निकल, शायद रिया को वक्त लगेगा, तो मैं उसी के साथ यहाँ हूँ। सारांग, एनीथिंग सीरियस? अगर कोई हेल्प चाहिए तो? विहान, अभी कुछ कह नहीं सकती, पुलिस उसी से कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब वो आएगी तभी ही कुछ कह सकता हूँ। सारांग, तो मैं भी आ जाता हूँ ऊपर। विहान, नहीं, मैं हूँ उसके साथ, तू फिक्र मत कर, और तेरी ज़रूरत घर पर है, हम दोनों कैब से आ जाएंगे, तू जा, गुड नाइट। सारांग ने भी गुड नाइट कहकर गाड़ी कट कर दी और वहाँ से निकल गया। विहान रिया के आने का इंतज़ार करने लगा। सारांग घर के लिए निकल रहा था और फिर एक पुल पर पहुँच गया। इतनी सुनसान सी सड़क थी कि एक दो गाड़ियाँ भी मुश्किल से चल रही थी। सारांग की नज़र एक लड़की पे पड़ी जो कि पुल के फुटपाथ पर बेसुध होकर चल रही थी। पुल पर वो लड़की बेसुध सी चल रही थी। सारांग, क्या अजीब लड़की है, इतनी रात में यूं ही अकेली ही चली जा रही है। सारांग ने धीरे धीरे गाड़ी उसके पीछे ही रखी और बार बार हॉर्न करने लगा, लेकिन उस लड़की को तो मानो होश ही नहीं था। कपड़ों से वो अच्छे घर की दिख रही थी, पर इस तरह आधी अंधेरी रात में यूं सड़क पर चलना सारांग को कुछ सही नहीं लगा। सारांग ने झुझलाते हुए गाड़ी रोकी और बाहर आ गया और जाकर उस लड़की को पकड़ा और घुमाया। हेलो, इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, कुछ सुन नहीं रही थी क्या? उस लड़की की नज़रें झुकी हुई थी, बालों का बन, चेहरे पे मासूमियत और दो लटे आगे की ओर। अंधेरे में वो लड़की और भी खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल को तो सारांग भी उसकी खूबसूरती में खो गया, लेकिन अगले ही पल हवा का झोंका उन दोनों को छू कर निकला। उस लड़की ने अपनी निगाहों को ऊपर करके एक बार सारांग पर नज़र डाली। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। दोनों की ही आंखों में दर्द था अपना अपना। कुछ पल को दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पुल से नीचे बह रहे पानी का शोर भी काफ़ी था उस खामोशी को चीरने के लिए। सारांग को उस लड़की की आंखों में छिपा दर्द दिख गया। उसी पल एक गाड़ी वहाँ से गुजरी, जिसकी आवाज़ से सारांग दूर हुआ और इधर उधर नज़र घुमाकर बोला, इतनी रात में क्या कर रही हो यहाँ पे? दिखता नहीं, कितना सुनसान है यहाँ हर तरफ। वो लड़की कुछ नहीं बोली। जवाब दो, मुँह में जुबान नहीं है क्या? वो लड़की, आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ मैं। हैं आप कौन मेरे जिसे मैं जवाब दूँ? वो रहा रास्ता, आप जा सकती हैं। सारांग गुस्से से, जो करना हो करो, आई डोंट केयर कहकर वो गाड़ी की ओर बढ़ गया और बिना देरी किए वहाँ से निकल गया। है कौन जो मुझे समझा रही थी? भलाई का ज़माना ही नहीं है, मैं ही पागल हूँ जिसने टाइम वेस्ट किया। वो लड़की फिर से चलना शुरू हो गई। सारांग मिरर से बार बार उसे ही देख रहा था जो बस चली जा रही थी। कुछ ही देर में सारांग की गाड़ी पुल क्रॉस कर गई और वो आगे निकल गया। विहान काफ़ी देर से रिया के इंतज़ार में था और फिर कैबिन का दरवाज़ा खुला और वो अंदर को आई। सॉरी भाई, आपको वेट करना पड़ा। विहान, तू पहले बैठ, पानी पी और फिर बता क्या हुआ। रिया ने पानी पिया और बोली, जिस लड़की ने आरुष को बचाया था वो यहाँ से कहीं गायब हो गई, इसीलिए पुलिस आई थी। ना जाने कहाँ गई वो लड़की। विहान, पूरा ठीक से बता, आखिर हुआ क्या? फ्लैशबैक, काफ़ी देर से वो लड़की बेहोश थी, पर आखिर में देर शाम तक उसे होश आया। डॉक्टर उसके चेकअप के लिए गए। रिया, अब आप कैसा फील कर रही हैं? वो लड़की बोली, फाइन। वो बच्चा कैसा है जिसका एक्सीडेंट होने वाला था? रिया, वो एकदम परफेक्ट है आपकी वजह से, और अपने घर भी जा चुका है। लेकिन आई एम रियली सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए उस एक्सीडेंट में आपका मिसगैरेज हो गया है। वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस छत को घूरती रही। रिया उसे अपना ख्याल रखने को बोलकर बाहर चली गई और कुछ देर बाद जब नर्स उस कमरे में आई तो वहाँ ना तो वो लड़की थी और ना उसके कपड़े। फ्लैशबैक एंड। विहान, जो कुछ भी हुआ उस लड़की के साथ वो बहुत गलत था। उसने आरुष को बचाने के लिए अपने बच्चे को खो दिया। रियली फीलिंग बैड फॉर हर। पता नहीं कहाँ होगी वो। रिया, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। खैर चलिए,
हमें भी निकलना चाहिए। वो दोनों बाहर निकलने लगे तो बिहान ने फ़ोन पे मैसेज आया जो कि सारांग ने भेजा था, गाड़ी भेज दी है, आराम से आना। बिहान और रिया नीचे आई तो सामने ही गाड़ी में ड्राइवर बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और घर के लिए निकल गए। कुछ ही देर में गाड़ी उसी पुल से गुजरने लगी तो बिहान की नज़र फ़ोन चलाते हुए सामने पड़ी जहाँ वो लड़की अभी पुल से कूदने वाली थी। बिहान, भैया गाड़ी रोको। रिया, क्या हुआ भाई? बिहान जल्दी से बाहर निकलते हुए बोला, सामने देख। रिया ने भी उस लड़की को देख लिया और वो भी बिहान के पीछे दौड़ गई। वो लड़की नीचे कूदी, उससे पहले ही बिहान ने उसे पीछे कर दिया। तब तक रिया भी पहुंच गई, लेकिन तब तक वो लड़की निढाल हो चुकी थी। रिया, भाई इसे गाड़ी में लेकर चलिए, घर चलते हैं। बिहान, लेकिन इसकी तबीयत। रिया, ये वही लड़की है जिसने आरुष की जान बचाई थी। बिहान और रिया ने उस लड़की को गाड़ी की पिछली सीट पे बिठाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। बिहान, रिया इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रिया, इसकी तबीयत पहले से बेहतर है और हॉस्पिटल से हो सकता है फिर भाग जाए। अगर हम इन्हें अपने घर ले जाएंगे तो शायद कुछ पता भी चल जाए कि आखिर ये है कौन और ये सब क्यों किया इन्होंने। गाड़ी सूर्यवंशी मेंशन के सामने आकर रुकी, जिसके अपोजिट साइड गर्ग मेंशन था। बिहान और रिया उस लड़की को लेकर अपने घर में चले गए। बिहान ने अपनी माँ सुगंधा गर्ग से पहले ही एक कमरा साफ करने को कहलवा दिया था। इस वक्त हॉल में बिहान और रिया के मम्मी पापा, सुगंधा और महेश दोनों मौजूद थे और अपने बच्चों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके साथ किसी लड़की को देखकर वो हैरान थे, पर फिर भी उस लड़की को उस कमरे में लिटाकर रिया ने उसे इंजेक्शन दे दिया। सुगंधा जी, बेटा ये बच्ची कौन है? रिया, मम्मी, इनके होश में आने पर ही पता चलेगा आखिर ये है कौन। 15 मिनट बाद दवाई का असर ख़त्म हुआ और उस लड़की को होश आ गया। सब लोग इस वक्त कमरे में मौजूद थे। वो लड़की होश में आने के बाद यहाँ वहाँ नज़रें घुमा के देखने लगी और एकदम से उठकर बैठ गई और बिहान को देखकर बोली, क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। मुझे नहीं जीना, प्लीज़ मुझे मर जाने दो। सुगंधा जी आगे आई और उसके सिर पे हाथ फेर कर बोली, नहीं बेटा, क्यों ऐसा कह रही हो? ज़िंदगी इतनी भी सस्ती नहीं जो तुम यूं ही इसे ख़त्म कर दो। वो लड़की रोती हुई बोली, तो किसके लिए जीऊँ? जीने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। क्या करूँ जीकर? मेरा मरना ही सही है। सुगंधा जी, बेटा, तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो। अगर चाहो तो जी हल्का कर लो, जितना रोना है रो लो। सुगंधा जी की आंखों में उसे सच में कुछ अपनापन दिखा और जब उन्होंने उसके लिए बाहें फैलाई तो उसके सीने से लगकर एकदम से बिलख बिलख कर रोने लगी। बिहार और महेश जी बाहर चले गए थे और रिया को भी उन्होंने बाहर भेज दिया था। वो लड़की बहुत देर तक रोती रही। आखिर अपना दर्द उसने कुछ देर तक आंसुओं के जरिए निकाल ही दिया। सुगंधा जी उसके आंसू पोंछकर बोली, अब बेहतर लग रहा है? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। तो चलो मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। वो लड़की अब सुबकते हुए शांत हो चुकी थी। सुगंधा जी जब दरवाजे पे पहुंची तो वो बोली, आप क्यों कर रही हैं इतना सब कुछ मुझे अनजान के लिए? सुगंधा जी, बेटा, मेरी भी एक बेटी है और तुम भी उसी की तरह हो मेरे लिए, तो अनजान कैसे? लड़की आंसू पोंछते हुए उठी और बोली, कितनी अजीब बात है ना, सगे माँ बाप ने तो कुछ सोचा नहीं और आप एक अनजान होकर बेटी मान रही हैं। सुगंधा जी, अब अगर एक बार और अनजान कहा ना तो थप्पड़ लगा दूंगी, जैसे रिया और बिहान को लगाती हूँ, समझी? वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और फिर पास ही बने वॉशरूम में चली गई। सुगंधा जी ने एक सिंपल सा कुर्ता और प्लाजो उसे दे दिया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार में लग गए कि वो कब आएगी। कुछ ही देर में वो कपड़े बदल कर आई तो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। सुगंधा जी ने उसे टेबल पे बिठाया और फिर
बिना कुछ बोले ही सब ने खाना खाया। उसे थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन सुगंधा जी का व्यवहार उसे बेहद पसंद आया। सबने खाना ख़त्म किया और सब लोग हॉल में बैठ गए। सुगंधा जी, बहुत रात हो गई है, अब सब जाकर आराम से सो जाओ, वो लड़की बोली। क्या आप सबको मेरे बारे में नहीं जानना? कोई एक अनजान लड़की आपके घर में आई है तो आप यूं ही उसे अपने घर में रख लेंगी? रिया, आप ये सब क्यों कर रही हैं? और आखिरकार आपकी फैमिली में कौन कौन है? महेश जी, बेटा उसे इस वक्त आराम की सख्त ज़रूरत है, आज की रात रहने दो, कल सब जानेंगे। लड़की, मुझे बताने में कोई तकलीफ़ नहीं है अंकल जी, मैं बताना चाहती हूँ। सुगंधा जी, ठीक है, अगर तुम सहज हो तो बताओ, क्यों किया ये सब? लड़की, मेरा नाम स्वरा है, इसी शहर के एक बिजनेसमैन मनधीर शाह की पत्नी। 1 साल पहले हम दोनों की फैमिली ने हमारी अरेंज मैरिज करवाई थी। मैं अपनी फैमिली में खुश थी। मैं एक टीचर हूँ और मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक़ था, इसीलिए मैंने शादी के बाद भी इसे कंटिन्यू रखा। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। मनधीर एक बिजनेसमैन है तो लड़कियों के साथ उठना बैठना भी बराबर था, और आना घर पर आना भी लाजमी था। उन्हीं में से एक थी लास्या, एक बिजनेसमैन की बेटी। उसके पिता ने मनधीर के पास उसे इंटर्नशिप के लिए भेजा। वो वक्त बेवक्त भी घर पर आती। मैं तब भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि ये उनका काम था। लेकिन फिर एक दिन मुझे ये खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी थी, जो मैं मनधीर को उनके जन्मदिन पे देना चाहती थी। इसीलिए तब तक मैंने ये बात छिपाई। पर जन्मदिन से एक दिन पहले जब मैं स्कूल के लिए निकली, तब मेरा कुछ ज़रूरी सामान घर पर रह चुका था, वापस आकर लेना जिसे मैं स्कूल से वापस आकर लेने ऊपर की ओर बढ़ी तो कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मैं दंग रह गई। मनधीर और वो लड़की, खैर मैंने उनकी बातें सुनी तो वो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी उससे शादी कर लेंगे। उन्होंने पेपर्स भी बनवा दिए हैं। मैंने मौका देखकर उन पेपर्स पर साइन करके उन्हें वहीं छोड़ दिया और सामान लेकर बिना किसी से कुछ कहे अपनी मम्मी पापा के यहाँ चली गई। लेकिन जब उन्हें मेरे तलाक के बारे में पता चला तो उन्हें मेरी परवाह से ज़्यादा समाज क्या कहेगा इसकी परवाह थी। मैं इतनी सक्षम तो थी कि अपने बच्चे को खुद पाल लेती, लेकिन एक बच्चे को बचाने की वजह से मैंने उसके बाद स्वरा को सुगंधा जी ने चुप करवाया। विहान, उस मनधीर को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बीवी की होती हुई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हुए उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई। महेश जी, उसके खिलाफ़ तो कंप्लेन होनी चाहिए। स्वरा, नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अपने परिवार के लोग ही अपने ना हों तो किसी और से क्या उम्मीद करी। मुझे किसी के खिलाफ़ नहीं जाना। अब बस मैं अपनी ज़िंदगी से आज़ादी चाहती हूँ। सुगंधा जी, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं, फिर क्यों ये सब बोल रही हो? और अब मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, इसीलिए जब तक यहाँ चाहो रह लो। स्वरा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती और मैं आप पे बोझ भी नहीं बनना चाहती। बिहान, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। देखो, हम तुम्हारी तकलीफ़ को दूर तो नहीं कर सकते, पर कम करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे तुम अपने भाई की तरह ही समझो। यहाँ कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। स्वरा को सोने के लिए भेजकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। स्वरा रात भर बस रोती रही और अपने बीते समय को याद करती रही। सारंग घर पहुंच चुका था और फिर उसने अर्थ समर्थ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अर्थ नींद में आंखें मलते हुए आया और दरवाज़ा खोला। भाई, आप इतनी रात में? सारंग, आरुष को लेने आया हूँ। साइड हट। अर्थ वहाँ से हट गया और सारंग सीधा अंदर चला गया। कमरे में छोटा सा आरुष अपने समर्थ चाचू से एकदम चिपक कर सो रहा था। सारंग ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में लिया तो उसने समर्थ की शर्ट कस के पकड़ लिया था, जिससे समर्थ की नींद भी खुल गई और वो आंखें मिलते हुए बोला, क्या भाई, खुद तो आपको चैन नहीं, कम से कम हम बच्चों को तो चैन से सोने दो।
अगर वो मेरे पास सो जाता तो क्या था सारंग, तो फिर रात को तुझे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता। सो जा अब। समर्थ बड़बड़ाया। नींद बिगाड़ के कहते हैं सो जा। सारंग दरवाजे तक जाकर रुक गया। कुछ कहा? समर्थ बिस्तर पर उठ गए। नहीं, मैंने बोला गुड नाइट। अर्थ ने सारंग के जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया और वो भी आके लेट गया। सारंग अपने कमरे में पहुंचकर आरुष को बिस्तर पे छोड़कर एक बार उसके माथे को चूमकर उसी के बगल में लेट गया। सारंग के दिमाग में आज उसकी माँ की कही बातें कौंध गई और सारंग उठ खड़ा हुआ और बालकनी का दरवाज़ा खोल के वहाँ आ गया। दूसरी ओर स्वरा भी करवटें बदलते बदलते थक चुकी थी, इसीलिए वो भी बालकनी में आ गई खुली हवा खाने के लिए। सारंग की बालकनी और स्वरा के कमरे की बालकनी एकदम आमने सामने ही थी। घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, आसमान तारों से भरा हुआ था और सारंग स्वरा की नज़र सिर्फ चांद पर थी। उन दोनों के ही पास बताने के लिए बहुत कुछ था, पर सुनने वाला कोई नहीं। सारंग चांद को देखते हुए बोला, क्यों क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? सिर्फ प्यार ही तो किया था मैंने, कोई गुनाह तो नहीं किया। एक नॉर्मल सी ज़िंदगी चाहता था, पर कोई ऐसो आराम नहीं। फिर भी ये सिला मिला मुझे। सच्चे प्यार की क्या यही कीमत होती है? क्या हर किसी को बस दौलत चाहिए? प्यार के कोई मायने नहीं। क्या हुआ क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? ठीक है, एक पल को माना कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन वो मासूम बच्चा, उसकी क्या गलती थी इन सब में? अरे वो हर वक्त मम्मा मम्मा की रट लगाए रहता है। जब उसे अपनी ही माँ की असलियत पता चलेगी तो उसका माँ शब्द से भरोसा उठ जाएगा, फिर न आँखों से। मुझे उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना है। उसे क्या चाहिए क्या नहीं मुझे सब पता है, लेकिन हर ख्वाहिश में ये ख्वाहिश मैं उसकी कभी भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी भी उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। जब उसकी सगी खुद की माँ ने उसके साथ ऐसा किया तो क्या भरोसा कि सौतेली सही निकलेगी? नहीं, मुझे अब नहीं, अब मुझसे और कोई भी दुख झेलने का साहस नहीं है। सारंग सूर्यवंशी हर दर्द को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फिर उसकी वजह वो खुद ही क्यों ना हो। कुछ देर तक सारंग यूं ही खड़ा रहकर चांद को देखने लगा। स्वरा भी चांद से बातें करके अपना दिल हल्का कर रही थी। स्वरा, क्या क्या चाहा था मैंने? एक खुशहाल ज़िंदगी। कितना प्यार करती हूँ मैं मनधीर से, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने 1 साल के रिश्ते को एक पल में ठोकर मार दी। कितने सपने संजोकर उनके साथ आई थी। हम कितने खुश थे, लेकिन सब बिखर गया, सब कुछ। उनके जन्मदिन पर सबसे ख़ास तोहफा मैं उन्हें देने वाली थी कि वो पापा बनने वाले हैं, लेकिन उन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ न रखकर अपनी नई ज़िंदगी बसानी थी। शायद इसीलिए वो खुशी भी भगवान ने मुझे दी और तुरंत छीन भी ली। मेरे माँ बाप, उन्होंने भी मुझे ठुकरा दिया। क्यों क्यों? उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा समाज की चिंता थी। और एक ये लोग हैं जिन्होंने कुछ ही घंटों में बेटी से बढ़कर मान दिया। क्यों मेरी ज़िंदगी इतनी बदतर बन गई, इतनी बदतर बनाई? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? कहते हुए वो बिलख पड़ी और यूं ही ग्रिल के सहारा लिए ज़मीन पे बैठकर घुटनों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। सारंग के आंसू भी रुक नहीं रहे थे और स्वरा का मन भी शांत नहीं हो रहा था। सारंग की नज़र बिहान के घर पर गई, जहाँ की बालकनी में उसे मुंह छिपाए कोई बैठा दिखा। सारंग, ये बिहान के घर में कौन बैठा है? वो भी इतनी रात गए बालकनी में। स्वरा को एहसास हुआ कि शायद उसे अंदर चले जाना चाहिए। वो झट से उठी और अपने आंसू पोंछकर सुबकते हुए ही अंदर चली गई। सारंग, शायद कोई लड़की थी, लेकिन आंटी और रिया के अलावा तो और कोई नहीं इनके घर में। तो फिर ये? सर झटक कर वो भी अंदर चला गया और दोनों ही अपने अपने बिस्तर पर लेट गए और सो गए। अगली सुबह स्वरा जल्दी उठकर बाहर आई और हर तरफ देखा तो कोई नज़र नहीं आया। फिर उसे सामने की ओर ही सुंदर सा मंदिर दिख गया तो वो उसकी तरफ चली गई। अच्छे से बैठकर वो मंदिर को सजा ही रही थी कि तभी सुगंधा जी भी आ गई और दूर से उसे देखने लगी। स्वरा बहुत ही बढ़िया तरीके से सब साफ करके
रख रही थी। फिर उसने दिया बत्ती की तो सुगंधा जी बोली, अरे वाह, आज तो किसी ने पहले ही भगवान को याद कर लिया। स्वरा ने वो आरती उनकी ओर बढ़ाई और सुगंधा जी ने आरती लेने के बाद उसके सिर पे हाथ फेरा। खुश रहो। कल तुम्हें देखकर लग रहा था कि संभलने में मुश्किल होगी, लेकिन आज देखकर लगता है तुम बहुत समझदार और बहादुर बच्ची हो। स्वरा बस मुस्कुरा दी। एक एक करके सब लोग आए और फिर उसके हाथ से आरती ले ली। नाश्ते के टेबल पर बैठे थे तो महेश जी बोली, बेटा बिना संकोच के तुम यहाँ रह सकती हो, ये अब से तुम्हारा घर भी है। सुगंधा जी, तो फिर आगे का क्या सोचा है बेटा तुमने? स्वरा, मैं अपने स्कूल से ट्रांसफ़र लेकर यहीं पास के किसी स्कूल में शिफ्ट करूंगी और अपनी आगे की जॉब कंटिन्यू करूंगी। और मैं इस घर में भी सिर्फ एक शर्त पर रुकूंगी। सब उसे देखने लगे तो वो बोली, मैं आप सब पर बोझ नहीं बनूंगी, इसीलिए मैं इस घर में रहने के लिए हर महीने किराया भरूंगी। सुगंधा जी, फिर वो रहा रास्ता, तुम जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरी ही चलती है। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। स्वरा थोड़ी मायूस हो गई तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। सुगंधा जी, अगर हमारी कोई बेटी होती तो वो भी बिल्कुल तुम जैसी होती, तो क्या हम उससे भी किराया लेते? तुम हमें अब भी पहचान नहीं पाई ना, इसीलिए हम पर भरोसा नहीं कर रही। स्वरा, नहीं आंटी जी, मैं तो बस। सुगंधा जी, अगर हमें अपना परिवार मानती हो तो दोबारा ऐसी बात नहीं करोगी, बोलो मंजूर? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। तो ठीक है, फिर आज से तुम हमारी बेटी और रिया तुम्हारी छोटी बहन और बिहान तुम्हारा भाई। बिहान बड़ा भाई। माँ प्लीज़, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई यार, मेरी जवानी का ख्याल तो करो कुछ। सुगंधा जी, ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी बेटी स्वरा होगी। ओके स्वरा बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है ना? स्वरा मुस्कुराती हुई, जी नहीं महेश जी, तो ठीक है, फिर ऑफिस जाने से पहले स्वरा के साथ जाओ और उसकी हेल्प कर दो। स्वरा, नहीं अंकल जी, मैं मैनेज कर लूँगी। विहान भैया कहाँ जाते रहेंगे? महेश जी, नहीं, क्यों नहीं, इसके साथ जाओ, हो जाएगा काम। स्वरा ना स्वरा ना नहीं कर पाई और फिर तीनों सबको बाय बोल कर निकल गए। रिया को हॉस्पिटल में ड्रॉप करके स्वरा के स्कूल की ओर दोनों बढ़ गए, जहाँ पर ये पता चला कि मनधीर ने कोई नोटिस उसके लिए उसको लाकर में रखवाया है, ताकि जब वो आए तो उसे मिल जाए। बिहान, आप देखिए तो सही कि इस नोटिस में ऐसा क्या है। स्वरा ने जब नोटिस पढ़ा तो कोर्ट की हियरिंग का था, जहाँ उसे बुलाया गया था। स्कूल में कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने में बिहान ने स्वरा की मदद की। सूर्यवंशी मेंशन में आज आरुष को स्कूल भेजकर सारांग वापस आकर रेडी हो रहा था, तभी वो हाल में पहुंचा, जहां पर सुजाता जी और विनीता जी के साथ एक उन्हीं की हम उम्र लेडी भी बैठी हुई थी। तीनों हंसी खुशी बातें कर रही थी। सारंग अपनी कलाई पे बंधी घड़ी को ठीक करते हुए आगे आया और उन्हें विश किया। सुजाता जी, अरे सारंग, देखो कौन आया है। सरगम की मम्मी सुमन जी आई हैं। सारंग ने उन्हें भी हेलो किया। सुमन जी, और बेटा सब बढ़िया है ना? एवरीथिंग इज़ ओके। सारंग ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, माँ मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। सुजाता जी, बेटा थोड़ी देर में हम अंगूठी की कलेक्शन चेक करने वाले हैं, तो जो हमें सही लगेगी वो हम देख लेंगे, फिर वो तुझे मैं भेजूँगी। जो तुझे पसंद हो बता देना। सारंग, किस लिए? सुजाता जी, बताया था ना मैंने कि सरगम को तेरे लिए पसंद किया है, तो सगाई के लिए ही तो सुमन जी को बुलाया है मैंने, तो बता देना। सारंग, आप शायद भूल रही हैं कि एक हफ्ता अभी हुआ नहीं है। सुजाता जी, हाँ तो क्या हुआ, तुझे कौन सा कोई लड़की पसंद है? एक हफ्ते बाद भी वही होना है जो आज हो रहा है। सारंग मुंह बनाकर गुस्से से बाहर निकल गया तो सुजाता जी बोली, अरे मैं तो उसे ये बताना ही भूल गई कि सरगम आज आरुष को पिक करने वाली है। सुमन जी, कोई नहीं, दोनों मिल लेंगे इसी बहाने। विहान और स्वरा ने स्कूल ट्रांसफ़र की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और पास के स्कूल में
उन्हें जॉब मिल गई। विहान स्कूल का नाम पढ़ते हुए लिटिल फ्लावर प्ले वे। अरे ये तो वही स्कूल है स्वरा। इस स्कूल के बाहर ही तो कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था। विहान और स्वरा स्कूल के अंदर कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की और स्वरा को एक क्लास हैंडल करने के लिए दे दी और विहान भी उसे बाय कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर आज भी सारंग तमतमाया हुआ था। आज वो सबको इग्नोर करता हुआ सीधा अपने कैबिन में चला गया। वो वैसे ही गुस्से में था। ऊपर से कुछ स्टाफ ने काम भी सही से नहीं किया, जिसकी वजह से उसने सब पर अपने गुस्से का बम फोड़ दिया। हर किसी पर वो गुस्सा करने लगा और किसी को कैबिन में आने से भी मना कर दिया। तभी विहान भी ऑफिस पहुंच गया तो उसने जब सबके मुंह लटके देखे तो अंदाज़ा लगा लिया कि क्या हुआ होगा। वो सीधा कैबिन में एंटर हुआ तो सारंग बोला, मैंने कहा ना कोई अंदर नहीं आएगा। विहान सामने की कुर्सी पे बैठकर, देख ले भाई मैं हूँ। क्यों सुबह सुबह अपना इतना खून जला रहा है? क्या हो गया जो सुबह सुबह ही तमतमाया हुआ आया आज? सारंग ने फाइल टेबल पर पटकी और टेबल से सपोर्ट लगाकर खड़ा हो गया। क्या बताऊँ तुझे? आज सुबह सुबह मॉम ने वही शादी वाला पुराण शुरू कर दिया और सिर्फ बोला ही नहीं, उस सरगम की माँ को घर पर लेकर आ गई और हमारी सगाई की अंगूठी भी बनवाने लगी हैं। हद हो गई है उनकी भी। विहान चौंक कर, वाट? इसका मतलब आंटी तो बहुत फास्ट निकली यार। मुझे लगा था कि वो खाली तुझे धमकी दे रही हैं। लेकिन सारंग के फ़ोन में कुछ पिक्चर्स आई जिसकी नोटिफिकेशन से मैसेज बीप हुआ। सारंग टेबल पर पड़े फ़ोन की ओर इशारा करके बोला, ले देख ली, माँ को कितनी जल्दी पड़ी है। विहान ने फ़ोन देखा। वाओ, अंगूठी तो बहुत सही है यार। सारंग गुस्से से फ़ोन छीन के, दफ़ा हो जाए यहाँ से, गेट लॉस्ट। तुझे मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ और तुझे अंगूठी की पड़ी है। विहान, ओके ओके सॉरी, अब मैं सीरियस हूँ, छोड़ ये सब और बता अब आगे क्या करने वाला है तू? सारंग, आइडिया मैं तुझसे मांग रहा हूँ और तू मुझसे कह रहा है अगर मुझे ही सोचना है, फिर तेरा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? निकल यहाँ से और अपना काम कर। विहान, रुक 2 मिनट सोचने दे। आइडिया, एक काम कर, सरगम को ही जाकर सीधा कह दे कि तुझे उससे शादी नहीं करनी। सारंग आईब्रो उचका कर, और रीज़न क्या होगा शादी ना करने का? विहान मुंह बनाकर, बात तो बिल्कुल सही है, पर एक काम कर, जाकर उसे अपनी सच्चाई बता दे। सारंग सीरियस टोन में, नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी की नुमाइश नहीं लगानी किसी के सामने। विहान, तुझे ये भी नहीं करना है और वो भी नहीं करना, तो तू एक काम कर, उससे शादी कर ले। शायद वो आरुष को एक माँ का प्यार ही दे दे। सारंग, मेरा मन अब किसी पर विश्वास नहीं करने का मानता। ये बात तू अच्छे से जानता है ना? विहान, फिर भी हो सकता है सरगम आरुष के लिए बेस्ट माँ हो, सो एक बार चांस लेकर देख ले। अच्छा, मुझे काम है, मैं तुझे बाद में मिलूँगा, बाय। विहान बाहर चला गया और सारंग काम करने लगा। विहान ने स्वरा के लिए एक वकील को हायर किया और कोर्ट में केस फर्स्ट ट्रैक पर डाल दिया। स्वरा नए स्कूल में नए बच्चों में बेहद खुश हो गई थी। लंच के वक्त एक जगह पे खड़े होकर स्वरा सब बच्चों को देख रही थी। तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ अकेले बैठे आरुष पर गई। वो चलकर उसके पास गई और जिस जगह वो बैठा था उसके पास बैठ गई। स्वरा बाकी बच्चों को देखते हुए बोली, आप क्यों नहीं खेलते सबके साथ? आरुष का ध्यान उस पर गया और उसके मुंह से निकला, एंजल मम्मा आप यहाँ? स्वरा, अरे आप तो वही हो ना जो कल मुझे बाहर मिले थे। आप ठीक तो हो ना? आरुष, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप तो मुझे मिली ही नहीं। स्वरा, ज़रूरी काम में चली गई थी। वैसे आप खेल क्यों नहीं रहे सबके साथ? आरुष मासूमियत से बोला, इन सब की मम्मा तो इन सब के पास है, इनको अगर चोट लगी तो इनकी मम्मा सब अच्छे से ठीक कर देंगी ना, लेकिन मेरे पास तो मेरी मम्मा है ही नहीं जो मेरी चोट को ठीक करें। स्वरा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पहले तो आप एकदम से अच्छे से खेलो, और दूसरा अगर आपको चोट लग भी गई तो आपके साथ मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। आरुष, नहीं, मुझे पापा डांटेंगे। स्वरा ने उसके नन्हे हाथ अपने हाथों में लिए और सब बच्चों के बीच पहुंच गई और फिर सबको
एक ट्रेन बनने के लिए बोला। सबसे आगे स्वरा, उसके पीछे आरुष और फिर बाकी बच्चे, और शुरू हुई उनकी मस्ती। वह स्वरा ने गाना शुरू किया। उठे सबके कदम, तरा तरा रम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तरा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, वो प्यारे दिन और प्यारी रातें, याद हमें है वो मुलाकातें, नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू, मेरे हमदम सबनम हम हैं, और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। सब टीचर्स भी उनके साथ जुड़ गए और सब बच्चों ने खूब मस्ती की। लंच टाइम ख़त्म हुआ तो सब लोग अपनी क्लास में जाने लगे। आरुष भी जाने लगा, लेकिन रुका और फिर स्वरा को नीचे बैठने का इशारा किया। स्वरा नासमझी से घुटनों के बल बैठी तो आरुष ने उसके गालों पे किस कह दिया। थैंक यू एंजल मम्मा, बाय। स्वरा ने उसे हाथ हिला के बाय किया और वो चला गया। छुट्टी के वक्त आरुष को लेने एक ही समय पे 2 गाड़ियाँ रुकी और आगे वाली से एक लड़की लगभग 27-28 साल की उम्र की और दूसरी गाड़ी 2 मिनट बाद, जो कि सारांग की थी। आरुष की छुट्टी हो गई थी और सब टीचर्स ने बच्चों को बाहर एक एक करके जाने दिया। स्कूल के बाहर सारांग भी था और सरगम को वहाँ पर देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई और वो उसके करीब चला गया। सरगम, तुम यहाँ? सरगम, सारांग जी, दरअसल मम्मी ने मुझसे कहा कि शायद आप बिजी होंगी तो मैं आरुष को पिक कर लूँ। होप यू डोंट माइंड। सारंग गोगल्स को उतार कर बोला। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं अपने बेटे को खुद पिक करने आ सकता हूँ, तुम घर जाओ। सरगम, एक्चुअली अब जब हमें आगे साथ ही रहना है तो फिर अभी में क्या प्रॉब्लम है, और उसका ख्याल रखना मुझे सच में अच्छा लगता है। सारांग उसे आगे कुछ कहता, तब तक आरुष गेट से बाहर आ गया, जो दिखने में आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। सारांग ने जब उसे इतना खुश देखा तो उसकी भी मुस्कान अपने आप बढ़ गई। सारांग ने बाहें फैला दी तो आरुष दौड़ के आ गया। सारांग, आज आरू इतना खुश कैसे? आरुष, पापा मुझे ना आज बहुत मज़ा आया। सारांग थोड़ा आरुष की ओर झुकी और सरगम थोड़ा आरुष की ओर झुकी और बोली, हेलो आरुष, कैसे हो आप? आरुष सरगम को पहले से जानता ही था तो उसने भी रिप्लाई दिया, हेलो आंटी। सरगम, तो आरुष आज आप अपनी सरगम आंटी के साथ आइसक्रीम खाने चलेंगी? आरुष ने एक नज़र सारांग को देखा और फिर सारांग बोला, इस वक्त आरुष के रेस्ट का टाइम है तो मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं भी जाना ठीक होगा। सरगम, सारांग जी प्लीज़, बस कुछ देर की ही तो बात है, फिर बेशक घर चले जाना। सारांग, ओके, लेकिन मैं भी तुम दोनों के साथ चलूँगा। सारांग ने आरुष को अपनी गाड़ी में बिठाया और सरगम भी दूसरी ओर बैठ गई। छुट्टी के बाद स्वरा भी स्कूल से निकल गई और जब वो रास्ते में पहुंची तो उसने सबके लिए अपनी तरफ से आइसक्रीम की पार्टी देने की सोची। कुछ दूर चलकर उसे पार्लर दिख गया तो वो उसके अंदर चली गई। आरुष, सरगम और सारांग तीनों वहाँ बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे कि स्वरा भी आ गई। हालांकि उनके चेहरे दूसरी तरफ थे और पीठ स्वरा की ओर थी। सारांग, आप दोनों गाड़ी में जाकर मेरा वेट करो, मैं बिल पे करके आता हूँ। सरगम, चलो आरुष बेटा, कहकर उसे लेकर गाड़ी के पास चली गई। सारांग बिल पे करने काउंटर पर गया, जहाँ पर स्वरा कुछ आइसक्रीम को पैक करने के लिए कह रही थी। सारांग ने पैसे दिए, फिर स्वरा भी पे करके आइसक्रीम लेकर बाहर निकल गई। उसी दौरान एक आदमी दौड़ता हुआ स्वरा से टकरा गया। स्वरा नीचे गिरती इससे पहले ही उस आदमी ने उसे अपनी ओर खींचकर गले पे चाकू रख दिया। पुलिस शायद उसके पीछे थी, वो भी मौके पे पहुंच गई। पुलिस, देखो रघु, ऐसा मत कहना, उस लड़की को जाने दो। रघु चाकू पर टाइप करके बोला, अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो इस लड़की की गर्दन धड़ से अलग मिलेगी। आसपास के लोगों की चीखने चिल्लाने शुरू हो गए और अभी स्वरा को अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन इस बात का हल्का सा भी खौफ उसकी आंखों में नहीं था।
सारांग जो अपनी गाड़ी की दिशा में जा रहा था, जब उसने अपने पीछे से लोगों का शोर सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी किसी लड़की के गले पे चाकू रखे खड़ा था और पुलिस उसे रोकने की फिराक में थी। सारांग पीछे था, जिसकी वजह से उस आदमी की पीठ उसकी ओर थी। पुलिस वालों को सारांग ने हल्के कदमों से अटेंड हुए इशारा किया। पुलिस, देखो, कुछ मत करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर ये तो बताओ कि तुमने उन दोनों को मार क्यों डाला। आदमी, क्योंकि वो दोनों भी मेरे रास्ते में आ रहे थे, तो उनका मरना भी ज़रूरी था ना। जो भी मेरे रास्ते में रोड़ा बनेगा उसकी लाशें बिछा दूंगा मैं। और अब अगर तुम लोग ज़रा भी आगे आए तो इस लड़की को मारने में भी वक्त नहीं लगाऊंगा। एक ही बार में चाकू गर्दन के आर पार। पुलिस सारांग को इशारा करती हुई उस आदमी से बोली, देखो, तुम कुछ मत करना, हम तुम्हें जाने देते हैं। सारांग ने उसे पीछे से दबोच लिया, लेकिन अब तक स्वरा को उस आदमी ने नहीं छोड़ा था। स्वरा दूर गिरती उससे पहले ही लेडी कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया और सारांग के साथ साथ स्वरा के हाथों में भी 2-3 कट लग गए, पर वो चाकू नीचे गिर गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस, थैंक यू सो मच, आपकी मदद से ये साई को पकड़ा गया, लेकिन इस चोट के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। सारांग हाथ झटकते हुए बोला, इट्स ओके इंस्पेक्टर, लेकर जाइए इसे यहाँ से, हम देख लेंगे अपना। स्वरा को भी थैंक यू कहकर पुलिस उस आदमी को पकड़ कर ले गई। सारांग भी जाने के लिए मुड़ा तो स्वरा ने उसे आवाज़ दी, एक्सक्यूज मी। सारांग पीछे मुड़ा और स्वरा उसके करीब पहुंच गई। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली तो कुछ जहनी पहचानी सी लगी, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए स्वरा बोली, बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन आपके हाथों में बहुत ज़्यादा चोट आई है, दर्द हो रहा होगा आपको। सारांग इट्स ओके कहकर जाने लगा तो स्वरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पर्स से पानी की बोतल निकाल कर उसके हाथ पे डाल दी। सारांग कुछ कह भी नहीं पाया और उसे देखता रह गया। स्वरा ने आसपास देखा, मेडिकल शॉप तो नहीं थी, तो उसने अपना रुमाल निकाल कर उसके हाथ पे बांध दिया। अब आप बाद में बेशक अपनी चोट का इलाज करवा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ करवा लेना, वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मैं चलती हूँ, एंड थैंक यू फिर से मेरी जान बचाने के लिए। स्वरा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई तो सारांग बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। जितने हक से प्यार से स्वरा ने ये सब बोल कर गई, कुछ पल को तो सारांग को होश ही नहीं रहा। उसकी आंखों से ओझल होते ही उसने अपने हाथ में बंधे रुमाल को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर फिर आसपास देखा और वहाँ से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। सरगम आरुष के साथ बातों में व्यस्त थी। सारांग जी, आपने इतना टाइम कैसे लगा दिया आने में, और ये आपके हाथ में क्या हुआ। सारांग बैठकर बोला, कुछ नहीं, हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। आगे तुम्हारी गाड़ी खड़ी होगी, तुम्हें हम वहाँ तक ड्रॉप करके सीधा घर चले जाना। तुम्हें हम वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे, सीधा घर चली जाना। सरगम मुस्कुरा दी और आरुष सारांग की गोद में आते ही सो गया। घर पहुंचकर स्वरा ने सबको आज के बारे में बताया, जिस पर सुगंधा जी चिंतित होकर बोली, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा, और भगवान करे उस लड़की की उम्र लंबी हो और उसे जीवन में हर खुशी मिले जिसका वो हकदार हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, अब से तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हम तुम्हें जरा भी आँच नहीं आने देंगे। स्वरा, मैंने आप सबके लिए आइसक्रीम लाई थी, मेरी तरफ से बस छोटी सी भेंट। सुगंधा जी, इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जब सब लोग आ जाएंगे तब मिलकर एंजॉय करेंगे। स्वरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो आइसक्रीम नौकर को फ्रिज में रखने के लिए दे दिया। सुगंधा जी, अब तुम जाकर आराम कर लो, खाना बन जाने पर मैं तुम्हें बुला लूँगी, फिर मिलकर हम खाना खाएंगे। स्वरा, प्लीज़ आप मुझे भी करने दीजिए ना, मज़ा आएगा। वैसे भी कमरे में अकेले रहकर तो मैं बोर ही हो जाऊंगी। सुगंधा जी, लेकिन यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, सब काम तो सर्वेंट कर लेंगे और तुम्हें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय आराम के। स्वरा, लेकिन सच में माँ, मेरा मतलब कि खाली रहकर मैं क्या करूँगी आंटी। सुगंधा जी, माँ ही बोलो, अच्छा लगता है, और अगर इतनी ही बोर हो रही हो तो चलो
मैं तुम्हें भी सुजाता दीदी से मिलवा कर लाऊंगी। उनकी फैमिली बड़ी ही अच्छी है, तुम्हें देखकर सब खुश हो जाएंगे स्वरा। लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानती। तो फिर आपके साथ। सुगंधा जी फिक्र मत करो, बस मेरे साथ चलो वहाँ पर। 1 मिनट में तुम्हें सबके साथ घुल मिल जाओ 1 मिनट में तुम सबके साथ घुल मिल जाओगी, ये मेरा वादा है तुमसे। स्वरा ने जल्दी से कपड़े बदले और साड़ी से सूट पहन कर आ गई। मैरून रंग का सूट और नेट का दुपट्टा और माथे पे छोटी सी बिंदी। इतने सिंपल से लुक में भी स्वरा एकदम खूबसूरत लग रही थी। फिर वो सुगंधा जी के साथ घर से बाहर को निकल गई। सामने ही कुछ कदमों की दूरी पर सूर्यवंशी मेंशन था, दिखने में एकदम रॉयल, जिसकी हर एक चीज़ एकदम शानदार थी। स्वरा का घर भी बहुत बड़ा था, लेकिन ये मेंशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा नज़र आ रहा था। स्वरा गार्डन के पास ही रुक गई तो सुगंधा जी आगे चलकर रुकी और पीछे मुड़कर बोली, अरे स्वरा बेटा, तो इधर ही रुक गई, आजा। शाबाश। स्वरा बोली, माँ ये घर कितना बड़ा है, हमें अंदर आने तो देंगे ना? मतलब कि। सुगंधा जी बोली, मतलब छोड़, इसे अपना ही घर समझ। इस घर की जो बड़ी हैं, यानी कि सुजाता सूर्यवंशी, वो मेरी बड़ी बहन है, ताया जी की बेटी। और संयोग देखो, उन्होंने भी यहाँ ही घर बनवाया जहाँ पर हम रहते हैं। सुजाता दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। चलो अंदर, अब संकोच मत करो बिल्कुल भी। स्वरा भी हाँ बोल के अंदर को बढ़ गई, सुगंधा जी के पीछे पीछे। अंदर से घर और भी शानदार था। सुगंधा जी अंदर को गई तो सामने ही हॉल में सुजाता जी और विनीता जी बैठी हुई थी। सारांग आरुष को ड्रॉप करके चला गया था और अर्थ समेत दोनों आरुष के साथ ऊपर कमरे में थी। सुजाता जी ने जैसे ही सुगंधा जी को आते देखा तो वो बोली, अरे छोटी, तू आ गई? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, कितनी देर कर दी आने में। सुगंधा जी सामने जाकर सोफे पे बैठकर बोली, सॉरी दीदी, बोलिए आपने मुझे क्यों बुलाया था? सुगंधा जी कुछ बोलती उससे पहले ही सुजाता जी की नज़र स्वरा पे पड़ गई, जो अब भी एक तरफ खड़ी थी। सुजाता जी को स्वरा एक ही बार में भा गई, लेकिन अपने जज्बातों को काबू में करके बोली, सुगंधा ये बच्ची कौन है? सुगंधा जी बोली, ओहो दीदी, आपको बताया ही नहीं कि ये हमारी बड़ी बेटी, जिसके बारे में मैंने आपसे सुबह बात की थी। सुजाता जी, ओह अच्छा अच्छा, तो ये है स्वरा, नाम की तरह ही कितनी सुंदर है। आओ ना बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? स्वरा ने पास आकर पहले दोनों बड़ों के पैर छुए, फिर एक जगह सोफे पे बैठ गई। बाकी तीनों औरतें सगाई की अंगूठी देखने लगी। सुजाता जी, ये वाली सारंग ने पसंद कर ली है, लेकिन सरगम का नाप ही नहीं सिट बैठ रहा है। 3 बार ठीक करवा दी, लेकिन सरगम का नाप नहीं बैठ रहा। कभी अंगूठी लूज हो जाती है, कभी टाइट। अब एक बार और करवाई तो है, देखो अब उसे आती है या नहीं। विनीता जी, स्वरा के हाथ भी एकदम सरगम जैसे ही हैं, तो स्वरा को अंगूठी डलवा कर देख तो लो, उसे आ जाती है कि नहीं। स्वरा को आ गई, मतलब सरगम को भी आ जाएगी। स्वरा, लेकिन चाची जी, ऐसी किसी की सगाई की अंगूठी में कैसे डाल सकती हूँ? सुजाता जी, बेटा सगाई थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ अंगूठी डालनी है और निकालनी ही तो है, उसमें क्या। सुजाता जी ने वो अंगूठी स्वरा को दे दी और स्वरा ने वो जैसे ही अपनी उंगली में डाली तो विनीता जी बोली, ओहो देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये इसी के लिए बनी हो। स्वरा अंगूठी को जल्दी जल्दी से उतारने लगी तो विनीता जी बोली, रुको 1 मिनट, मैं इसकी फ़ोटो ले लेती हूँ, फिर यही सारंग को भेज दूँगी। वैसे दीदी, दोनों के नाम का फर्स्ट लेटर सेम है ना? अच्छा ही है, सरगम की अंगूठी पर भी एस बना है, सारंग की भी। ये लो फोटो हो गई और मैंने कर दी सारंग को सेंड। अभी कोई आगे कुछ बोलता तभी स्वरा का फ़ोन बजा, जो कि उसके वकील का था, जो बिहान ने हायर किया था। सुजाता जी बोली, अरे बेटा बात कर लो इत्मीनान से। स्वरा ने फ़ोन उठाया और लेकर एक तरफ चली गई। लेडीज अपनी ही बातों में लग गई और उन्हें अंगूठी की याद ही नहीं रही कि वो स्वरा की उंगली में ही रह गई। सारंग के फ़ोन पे मैसेज का बीप हुआ तो उसमें अंगूठी और
हाथ की फ़ोटो इतनी सुंदर आई थी कि कुछ पल को तो बस देखता रह गया। जब किसी ने दरवाजे पर नॉक किया तो उसने फ़ोन बंद किया और अपनी फाइल पर ध्यान लगाया। स्वरा भी वापस लौटी और बोली, माँ मुझे अर्जेंट वकील से मिलने जाना होगा, मैं आपसे रात में मिलूँगी। सुगंधा जी बेटा अकेले कैसे जाओगी, विहान को बुला देती हूँ। स्वरा, नहीं माँ, विहान भैया ने ही गाड़ी भेजी है लेने, तो मैं चलती हूँ, कहकर वो घर से बाहर निकल गई। सुजाता जी बोली, कल सगाई है, दोपहर में नॉर्मल फंक्शन ही करेंगी और बाहर का कोई नहीं आएगा, तो सुगंधा तुम भी कल सुबह ही आ जाना, समझ गई ना। सुगंधा जी, दीदी आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगी, आप बाकी सब तो फिक्स रखो ना। कुछ देर बातचीत के बाद सुगंधा जी अपने घर को लौट गई।